साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं पटना में और पटना के कंकड़बाग में। यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं कि ये सुने हैं कि एक व्यक्ति जो है कि घर छोड़कर भागे हैं और भाग कर आकर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर वो रह रहे हैं। वैज्ञानिक भी बन गए, मतलब घर से भागे हैं और वैज्ञानिक बन गए। क्या कुछ है, किस तरह का आवरण है, क्या किस तरह का जो है कि मामला है, तमाम चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। आज हम उनके बारे में जो सुने हैं, कई सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हरा कलर का वो कपड़ा पहनते हैं, उनका घर वर भी जो है कि हरा ही कलर का है। सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या, कौन है ये व्यक्ति। देखिए, हम अगर इनके घर प्रवेश करने की बात करें तो देखिए, यहाँ इधर से हम प्रवेश कर रहे हैं। ये कंकड़बाग का डॉक्टर्स कॉलोनी पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, ये इनका घर है। आप जरा सा देखिए, घर भी एकदम ये ग्रीन कलर का, ये ऊपर का ये देख लीजिए। इसके चारों तरफ का देखिए, पटना वन प्रमंडल का ये लगा हुआ है और एकदम पेड़ पौधा इनके आगे पूरा आपको देखने को मिलेगा। ये इनका यहाँ आप देखिए पूरा दिख रहा है इस तरह। ये बाहर से है पूरा एकदम नीम का पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। तो हम अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि ये कौन है और घर से भागकर यहाँ जब पहुँचे तो फिर आखिर कैसे क्या कुछ हुआ। जो पूरा हरा हरा चारों तरफ देखिए, आप यहाँ भी देखिए किस तरह का हरियाली आपको दिख रहा है। ये देखिए, लग रहा है जैसे लगे मानिए कि आप पर्यावरण के गोद में ही आ गए हैं। इनके चारों तरफ अगर ये देखेंगे तो अब हम, ये इनका घर है जो हम घर प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ का सबसे पहले दृश्य देखिए और चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि वो हैं कहाँ, जिनसे हम मुलाकात करने के लिए, जिनके बारे में हम सुने तो हम यहाँ जो पहुँचे हैं। और ये तो हम एंट्री ले लिए इस गेट से। अब वो कहाँ है जो घर छोड़कर भागकर यहाँ पहुँच गए और सुने हैं उसके बारे की बहुत कुछ वो कर गए हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि घर छोड़कर आदमी भागे और भागकर किए क्या जो इतना कुछ कर ली। तो सर यहाँ पर देख पा रहे हैं, सर इन्हीं का ये घर है। और सर सबसे पहले तो प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। क्या माने हाल चाल है? हरे कृष्ण प्रकाश। हाल चाल तो ठीक है सर, लेकिन बहुत कुछ सुने हैं। कुर्सी खींचो, कुर्सी है। हरे कृष्ण। एकदम सही है सर, सही है सर, लेकिन रास्ता बदल दिए हो हैं, एकदम राजधानी पटना की ओर। अपने घर में जब हम पूर्णिया में थे तो आपके विषय में हम एक आश्चर्यजनक चीज सुन लिए। अच्छा। वो सुने कि आप घर छोड़कर भाग गए और वैज्ञानिक तक बन गए। इसी सवाल, यह जो कौतूहल भरा सवाल है, इसको जानने के लिए अभी हम दर्शकों को दिखाए हैं, आपका घर भी दिखाए हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। फोन करके हमको पता चला, कई लोग हमको बता रहे थे इस तरह की। अरे बाप रे, तो भंडा फोड़ने आ गए हो सबके सामने। हाँ, ये सही बात है ना, कि एक कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इसको मैं झुठला दिया हूँ। मुझे पता नहीं, तीसरा या चौथा में पढ़ रहे होंगे। और देहात में तो 8-9 साल का लड़का नंगे चलता था, है ना। लेकिन हम नंगा रहते नहीं थे। हम बहुत लाज वाले आदमी थे, बड़ा शर्मीला टाइप के थे पहले बचपन में। तो पता नहीं कहाँ से मेरे मन में आया कि आर्किमिडीज है, जहाज बन गया उनके सिद्धांत पर। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन बन रहा है, परमाणु बन रहा है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक बना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम वैज्ञानिक हम भी बन सकते हैं। ये तरह की बात आई। और छोटे में, बचपन ही में 9 साल के थे, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ये मन में आई। और पढ़ने का साधन जो है देहातों में बहुत थोड़ा सा बढ़िया अभी के तरह नहीं था, है ना। लेकिन हमने सोचा नहीं, एक कहावत है
विद्यार्थी का 4 लक्षण है ना। भी बताएंगे। गृह त्यागी है ना, स्वान निद्रा, स्वान निद्रा है ना, को ध्यानम, बको ध्यानम। तो ये सब चरित्र हमारे में भी होना चाहिए ना, तब ने बड़ा आदमी बनेंगे। तो इस तरह का आभास उस समय हुआ। हम कहे कि नहीं, हमको वैज्ञानिक बनना है और इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा। आप घर छोड़ के भाग गए? और उसके बाद पढ़ने के लिए भागे हैं, ऐसे चुरा करके पैसा वैसा नहीं भागे हैं, है ना। अच्छा, पढ़ने के लिए आप जो है कि भाग पढ़ने गए। के लिए कि जहाँ जहाँ अच्छे स्कूल हों, है ना, वहाँ हम जा करके अध्ययन करें। इसी क्रम में हम गांव का ननिहाल में हम पले बड़े हैं, नानी खोड़ है ना। कौन सा गांव आपका पड़ता है? ननिहल? ननिहाल है वो मुंगेर जिला जनपद है, वहाँ से 7 किलोमीटर पूरब बरियारपुर के रास्ते में नवागढ़ी है ना, जिसको नवाबगढ़ बोलते थे, लेकिन अब ब्रंश में लोग नवागढ़ी बोलने लगे। नवा माने वहीं से आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई? हाँ, वहाँ स्कूली लोअर प्राइमरी खल्ली वहीं पकड़े है ना। भाग भाग कर कहाँ पहुंच गए? और उसके बाद वहाँ कुछ स्कूल में मन नहीं लगा है ना, कुछ घटनाएं घटी बचपन में, तो उस स्कूल से हमारा तृष्णा मिट गया है ना। हम फिर वहाँ से कहे कि नहीं, हम शहर के स्कूल में पढ़ेंगे। तो वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चल करके रेल ट्रेन, कुली ट्रेन उस समय हमारे जमाने था, मुफतिया ट्रेन, उसमें आने जाने का टिकट नहीं लगता था। वर्कर के साथ बेटा भगना है ना बन करके निकल जाते थे। तो हमने जमालपुर रेलवे के द्वारा पोषित एक स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पढ़े 2 साल, लेकिन वहाँ भी अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे और उसके रहन सहन से हमको बड़ा घृणा थी। अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे? ये कौन सा ईस्वी की बात कर रहे हैं? ये माने 48 की बात कर रहे हैं, है ना, 49 है ना। तो वहाँ भी हमने लगा, तो फिर हम अपने दधियल चले गए, है ना, मानगर महना बस्ती है, वहाँ के है मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया 5वीं क्लास में, और वहीं से 5वां 6ठा 7वां एग्जाम से पास किए। उसके बाद हुआ कि भाई अब तो विज्ञान की पढ़ाई करना है हमको, तो ऐसे स्कूल में नाम लिखाना चाहिए जहाँ विज्ञान 8वां क्लास से शुरू हो। अच्छा, आपको वैज्ञानिक बनने की जो चाहत जगी, तो उसके लिए आप जान गए कि विज्ञान ही पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान पढ़ेगा तब वैज्ञानिक बनेगा, ये समझदारी थी, ऐसी बात नहीं है। मेरे परिवार का बैकग्राउंड पढ़ा लिखा बैकग्राउंड रहा है ना, विमर्श काफी होता था है ना। प्रॉस एंड कॉन्स उस समय, अभी ना अंग्रेजी हम बोल रहे हैं, उस समय बहुत छानबीन की जाती थी कि जो काम करने जा रहा है परिवार का कोई भी सदस्य, वो काम परिवार के हित के लिए है कि नहीं, ये पहले देखा जाता था। तो हमारी इच्छा तो सबको मालूम था कि ये पढ़ना चाहता है काफ़ी और बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, जितना हाईएस्ट डिग्री है उपलब्ध अभी उसको हासिल करना चाहता है, तो इसके काम में रोक ठोक नहीं होना चाहिए। फिर भाग के आप कहाँ चले गए? तो उसके बाद वहाँ 7वां क्लास गांव दधियर से किए, धरारा से, जो मानगर महना बस्ती है हमारी, अभी भी घर है वहाँ। उसके बाद वहाँ से जब 8वां क्लास लिखाने के बाद, तो हम पिताश्री हमारे इलेक्शन में खड़े होते थे श्री बाबू के अगेंस्ट में, है ना। अच्छा। वो हार गए तो गांव छोड़ के चले गए कलकत्ता, वो सनमार्ग अखबार में काम करते थे। तो हम जब मिडिल पास किए तो कहा कि चले आओ, यहीं है एडमिशन कलकत्ता में, तुम्हारा बड़ा भाई भी पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ो। हम गए, लेकिन हमको वहाँ के रहन सहन
तरीका से मन नहीं लगा। हम कहे कि अब हम यहाँ हम नहीं पढ़ सकते, हम जा रहे हैं गांव की तरफ। तो रास्ते में भागलपुर स्टेशन मिला, दानापुर फास्ट स्टेशन उस समय था गाड़ी, तो भागलपुर उतर गए। भागलपुर जब उतर गए तो हम कहे कि यहाँ हमारे मामा जी है ना भूटान में काम कर रहे हैं, बनेली स्टेट के मैनेजर इंस्पेक्टर थे है ना, वो भूटान जिला भूटान ऑफिस में आए हुए हैं सेक्रेटरी बन करके। और मामा से हम बहुत नज़दीकी थे, उनके पुत्र के समान ही हम व्यवहारित होते थे। तो वहाँ गए तो हम कहे कि हमको भागलपुर में पढ़ना है। तो मामा जी को आप बताइए। को बोले, वो पूछे कहाँ आ गए, तुम तो कलकत्ता गए थे है ना। हमको भी पता चल गया कि वहां से भी आप भागे। वहाँ मन नहीं लगा, हम यहाँ चले आए, यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, खाना वाना खिलाए, चपरासी को कहकर उसके बाद कहे कि ठीक है। उसके बाद हम देखे कि भागलपुर में कहाँ पढ़े, 12 ठो स्कूल है यहाँ। तब 4 स्कूल का मैंने नाम लिया, लोगों ने बताया कि ये 4 स्कूल यहाँ, एक है जिला स्कूल भागलपुर, मारवाड़ी पाठशाला भागलपुर, CMS हाई स्कूल भागलपुर और TNJ कॉलेज स्कूल। ये 4 स्कूल का हमने सर्वेक्षण किया, देखे अंदर जाके कहाँ क्या क्या चीज़ है, लेकिन हमको अंत में TNJ कॉलेजिएट सुटेबल लगा कि मेरे मन लायक यही स्कूल है। इसलिए कि उसके पृष्ठभूमि में वहाँ महादेवी वर्मा का नाम सुने होंगे, बिल्कुल शायद का। उनका बचपन वहाँ बीता, चूँकि उनके पिताश्री हेड पंडित थे गोविंद दास वर्मा है ना। तो वहाँ हो गया। और हिंदी से मेरा प्रेम, वैज्ञानिक बनने का तो ख्वाहिश हुई, लेकिन हिंदी छोड़ने का हिम्मत नहीं हुई, हिंदी छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हिंदी को हम साथ रखे, तो वहीं से वैज्ञानिक बनने का जो है कि सफर शुरू हो गया। यहीं से शुरू हुआ। 8वां क्लास में एडमिशन लिए और वहीं से मैट्रिक पास किए। मैट्रिक पास करने के बाद साइंस कॉलेज आए, एशिया का सबसे बेस्ट कॉलेज, और यहीं से हमारा यहीं से आपकी नौकरी भी लग गई क्या? हाँ, यहीं से तैयारी किए, MSc करके भू विज्ञान में, उसको उस समय भूगर्भ शास्त्र विषय बोला जाता था। सर, हम अपने जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनको सबसे पहले अब आपका परिचय कराना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें, क्योंकि हमने तो जो सुना था फ़ोन कॉल्स पे कि एक व्यक्ति बचपन से ही अपने घर छोड़कर भाग गए और भागने के बाद जो है कि कई वर्षों के बाद वो वैज्ञानिक के रूप में उभर कर सामने आए। केवल वैज्ञानिक ही नहीं साथियों, पर्यावरण प्रहरी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उसके साथ जो है कि कहानी हो, गजल हो, कविता हो, हर विधा में अपनी जो है कि लेखनी को नित नए आयाम दे रहे हैं। तो ऐसे शख्सियत जिनका उम्र कह लीजिए कि 87 ईयर्स, 87 साल उम्र इनके हो चुके हैं, और अपने समाज को नित नए नए प्रयोग से समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। सर, अपना परिचय दे सकते हैं? ऐसे तो मेरा नाम मेहता नगेंद्र सिंह है, माँ बाप का नाम दिया हुआ, और मैं बताया ही पहले कि बचपन से ही मेरे अंदर कुछ जगह कि मैं वैज्ञानिक बनूं, और वैज्ञानिक भगवत कृपा से बन गया हूं। अब तो जाने का समय आ गया है। और भाइयों, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं अपने
काम से, जिसको कहता है अपने कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तो आप सोचे थे वो आप बन भी गए। हाँ, संतुष्ट हूँ। इसलिए जो भी काम किया मैंने ईमानदारी से किया, और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, भारत सरकार में भी रहा, बिहार सरकार में भी रहा, है ना, और निष्ठापूर्वक काम किया, और वो काम आज भी बोलता है। काम बोलता है तभी हम यहाँ खींचे चले आए ना सर। आप पीछे चले आए हो, हम करके आए के बैठे हुए हैं? आप सुना होगा जमुई इलाके में सोना मिला है? वो सोना खोजने वाला कोई और नहीं, आपके सामने बकर बकर कर रहा है। आप समझिए साथियों कि सर कहना चाह रहे हैं कि बिहार के जमुई जिला में सोना का विशाल भंडार प्राप्त होने की जो जानकारी सरकार को भी लगी है और इस पर रिसर्च भी चल रहा है, तो ये जानकारी ऐसे नहीं लगा। सर कह रहे हैं कि इन्होंने रिसर्च किया, इन्होंने खोजा, और कई सारे टीम वर्क भी हुए होंगे और हो भी रहे हैं, रिसर्च हो ही रही है। हम आपको इनके घर के भी दृश्य को दिखा रहे हैं कि जब हम अंदर प्रवेश कर रहे थे थोड़ा सा कट हो गया था फोन, और लेकिन हम आपको अब दिखा रहे हैं कि देख लीजिए सर के अंदर का ये दृश्य देखिए, किस तरह का जो है कि बिछावन है। बिछावन पर देखेंगे तो अखबारें हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य के प्रति न जाने कौन सा प्रेम है, अभी हम बात करेंगे उस पर। लेकिन आप ये जो दृश्य देख रहे हैं इनका देख लीजिए, एक लाइब्रेरी कह लीजिए या पुस्तकालय कह लीजिए अपने आवास में, वहां देखिए किस तरह की व्यवस्था है। इन्होंने जो भूवैज्ञानिक के पद पर रहते हुए जो कार्य किया और उसमें से जो इन्होंने खोज किया और तरह तरह की चीजें जो ये खुद दिखा भी रहे हैं। आप पत्थर को देख लीजिए किस तरह के किन किन चीजों को बता रहे हैं, इनको भी आप सुन रहे हैं। अगर आप सम्मान की बात करेंगे तो अनगिनत सम्मान से सम्मानित हुए हैं, चाहे बिहार हो या देश भर के अलग अलग राज्यों में भी इनके कार्यों के बदौलत इनको लगातार जो है कि विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा या सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा या कार्यक्रम आयोजक के द्वारा या कह लीजिए कि बड़े बड़े जो सरकार के अधिकारी हैं उनके द्वारा सम्मानित इनको किया जाता रहा है। अब हम जानना चाहेंगे सर कि पर्यावरण के लिए आप, चूंकि आप तो पहले भूवैज्ञानिक थे, लेकिन आपका अभी भी मेरा परिचय है डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह, भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद एवं हिंदी रचनाकार। मैं अपने को हिंदी रचनाकार कहता। वैज्ञानिक से ही हिंदी रचनाकार के तरफ कैसे आप मतलब लगाव हो गया? तो हम नहीं देखते हैं किसी वैज्ञानिक में जल्दी। वही तो अनोखा है, प्रकृति की करिश्मा है। आपको शुरू ही बताए कि हम अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई किए सारा है, सारी पढ़ाई लिखाई हमारी अंग्रेजी में हुई, लेकिन बचपन से ही मैं प्रणाम करता हूँ स्वर्गीय दिव्यलोकी राम रेखा सिंह, हिंदी के टीचर, छठा सतमा क्लास में हमको जो हिंदी का घूंट पिलाए, वो हिंदी का ज्ञान आज तक मैं प्रयोग में ला रहा हूँ। और से टीचर विरल होते हैं, और से मिल जाए तो समाज का कल्याण हो जाए। तो हिंदी को कभी हमने छोड़ा नहीं, साथ रखे, अभी भी रखेंगे और आगे भी रखेंगे। हम यहाँ दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सर, जब आप ये हिंदी और अंग्रेजी में अध्ययन की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी से आप अध्ययन किए और हिंदी को नहीं छोड़े, तो हम जो अभी अंदर आपके कुछ रजिस्टर्ड देखे, रजिस्टर्ड जिसमें कि हमको जो दिखा उसमें 1962, 1958, 82 तक का वो फाइल है, वो क्या है उसके विषय में आप कुछ दर्शकों को बताइए, चूंकि यहाँ वो फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। क्या चीज हम नहीं समझे वहां पर अभी जब हम अंदर देख रहे थे, नहीं, आपके अध्ययन की जो सामग्री थी उस समय 1962, 1958। हाँ, मैं अभी एक हम पर लोग बॉम्बे, दिल्ली के एक मित्र हैं, राहुल श्रीवास्तव, समीक्षक हैं, उनसे हमको जयपुर में भेंट हो गई थी, नाथद्वारा में एक ही रूम में ठहरे थे। तो बड़ा मेरे प्रति आकर्षित हुए कि एक वैज्ञानिक हिंदी की सेवा में लगा हुआ है ना।
तो उन्होंने कहा कि मेहता जी इतना आप काम किए हो 50-60 साल से, सबको एक कई कलमबद्ध कर दो। हम कहे कि आप तैयार हो तो हम तैयार हैं उसको संभालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं संपादन कर दूंगा। तो वो एक क्या कहते हैं अब, अभिनंदन ग्रंथ तैयार हो रहा है, जो होना था 22 जुलाई को। मेरा 86 इयर्स पूरा करेंगे, 87 में जाएंगे। नहीं हो सकेगा, बाद में होगा। आप लोगों के हाथ में वो ग्रंथ बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो रहा है। देश के करीब 50-60 आदमी लिखे हुए हैं। अफसोस ये है कि बिहार के 4-5 लोगों से ज़्यादा अनुदान नहीं मिला है। यहाँ क्या कहें, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बहुत सुस्त हैं यहाँ के लोग, अपने में ज़्यादा तन्मय रहते हैं, दूसरे के विषय में कम सोचते हैं। एनीवे, वो अपने जगह पर है। तो कहने का ये आशय है कि हमने सोचा कि जो समय आ रहा है, हमने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर पहला बिहारी हूँ और अंतिम बिहारी हूँ जो इस टेक्नोलॉजी पर पीएचडी किया हूँ। अच्छा, वो वही रिसर्च पेपर है? हाँ, वही रिसर्च पेपर है। और उसके पहले उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जब हम बिहार सरकार में आए थे, तो प्रशिक्षण के लिए, हायर ट्रेनिंग के लिए, है ना, लोग रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाते थे। तो हम रिमोट सेंसिंग एरियल फोटोग्राफी वाला कोर्स लाइन पकड़ा, है ना, क्योंकि अब एडवांस टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में वही ज़्यादा मददगार होगा भूतात्विक सर्वेक्षण में। हम यहाँ उस टेक्नोलॉजी के बल पर रूम में बैठे हुए फलना पहाड़ में कौन सा मिनरल है उसका पता लगा रहे हैं, और बैठे बैठे यहीं से बैठे बैठे और जाके वेरीफाई करेंगे। निश्चिंत हो जाएंगे कहाँ स्पॉट पर जाके चेक करना है। तो समय की बचत, है ना, इस टेक्नोलॉजी में है ना। और तो समझिए कि वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ जब आए हमको सरकारी छुट्टी मिली थी। बिहार सरकार में रिकॉर्ड है कि वेतन के साथ स्टडी लीव मिला। बहुत हम ब्रिलियंट लोगों की नज़र में थे उस जमाने में। अब न कंडम हो गए, है ना। कौन सा ईस्वी की बात कर रहे हैं? है ये 88 की बात कर रहे हैं, है ना। साथियों, हम जब सर से बातचीत कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि सर उस जिस जमाने में अध्ययन कर रहे थे उस जमाने का रजिस्टर्ड सब निकला हुआ था और इनका रिसर्च पेपर था। तो हम सोचे कि वो फोटो कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने मतलब कह लीजिए कि शिक्षाविद तो हैं ही, लेकिन इन्होंने समाज के लिए जिस तरह से कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। और नहीं, उसमें हम पर्पसफुली निकाले हुए हैं लोगों को दिखाने के लिए कि सिस्टम में क्या गड़बड़ी अभी आ गई है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। और उस समय का विद्यार्थी मैं हूं। आप देखो मुझको किस तरह से पढ़ाई करते थे। आज की बात कल पर नहीं टाली जाती थी। तुरंत प्रयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट दिखाइए, रिजल्ट दस्तखत कराई टीचर से। वो रजिस्टर दिखाने के लिए मैं निकाला हूँ उस जमाने का 82-83 का। बहु एकदम सही सलामत है। और क्या कंडीशन जो हो, उसमें तो टाइपराइटिंग और कंप्यूटर वगैरह था नहीं, हाथ से लिखना, है ना, ड्राइंग बनाना। ये नक्शा टोपो शीट जो है, जीपीएस की जो चर्चा होती है अभी राजस्व विभाग में, ये सब हम लोग बनाते थे। नक्शा बनाने का भी हुनर सीखे हुए हैं, एक अलग विषय है उसका। अजय, एक चीज मेरे मन में आ रहा है सर कि आप जिस समय वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रहे थे
और उस समय का भौगोलिक जो आप देख रहे थे और अभी जो देख पा रहे हैं भौगोलिक स्थिति, क्या कुछ आपको अंतर या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से? आप अंतर तो ये है कि जनसंख्या की भीड़ सबसे खतरनाक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और सारे जड़ की एक है ना, गुड़ की गाछ के तारी है ना, जनसंख्या, विस्फोट जिसको कहते हैं, और वो दैविक है, भौतिक भी नहीं है। लेकिन नियंत्रण होना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए, और ये कंक्रीट का जंगल काट मैंने जो बढ़ता जा रहा है, उससे हमारा वायुमंडल जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कंक्रीट का जंगल मतलब आप मकान सब की बात करते हैं, वो परिवर्तन तो हो गया। आप अभी देखे ना, मेरे घर पर आए कि 35 साल पहले ही मकान ही बनाया गया है, एक ही मंजिला है, अगल बगल में देखने हैं 3-4 फ्लैट है, बड़ा बड़ा भवन हम देख पा रहे हैं। लेकिन मेरा तो वही पुराना है, कि हमको ऊपर जाना नहीं है, ऊपर दूसरे रूप में जाना है। अब तो ऐसी बात नहीं, उस समय हमने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आने वाले समय की विजुलाइजेशन किया था कि एक समय आएगा, जो गति है हमारी, जो स्थिति है हमारी, जो व्यवस्था है हमारी, उस अनुसार से हम आने वाले समय से टकरा नहीं सकते हैं, पछाड़ खाना होगा, है ना। और देख रहे हैं अभी 2 महीने से सारे लोग परेशान हैं सूर्य भगवान की प्रकोप से, वो अपना ताप कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं वैज्ञानिक के रूप में, पर्यावरणविद के रूप में ये कहना चाहूँगा कि ये जो गर्मी आप देख रहे हो जमीन पर, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अंग्रेजी में, जी बिल्कुल, है ना, हम देहाती भाषा बोल रहे हैं, ये सूर्य भगवान से मतलब नहीं है इसको, ये हमारी आपकी देन है। आप खुद गर्म कर रहे हो अपने को। आश्चर्य होगा सुन करके ये बात, लेकिन सही बात है। हमारा जो 200 किलोमीटर का वायुमंडल है जी, उसके अंदर ही ओजोन परत है, वो हमारा कवच है, रेडिएशन से हमको बचाता है। लेकिन हम जो पैदा करते हैं गर्मी, वो ऊपर नहीं जा सकता है, बीच में रुक जाता है, और वही हमको गर्म का तासीर नजर आता है। आप एसी चलाते हो, हैं, 18 डिग्री टेम्परेचर में सो रहे हो, अब बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर निकाल रहे हो, वो गर्मी कहाँ जाएगा? सही बात है। आपके आसपास ही रहेगा ना, और उससे महसूस से आप करोगे, ठंडा नहीं ना। आप फ्रिज चलाते हो, फ्रिज में आइसक्रीम खा रहे हो, लेकिन फ्रिज के पीछे 38 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, आप हाथ डाल के देखो। उसी तरह से वाहन, एक आदमी पर 3 वाहन, ये कौन फैशन है? रोड पर गाड़ी पड़ी है, लेकिन हम 4 गो गाड़ी रखेंगे, तो वो जो फ्यूल जीवाश्म जो है, ईंधन जो जलता है, उससे प्रदूषण पैदा होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस छोड़ते हैं, उसका टेम्परेचर तुलनात्मक ढंग से ज्यादा रहता है, वो वातावरण को गर्म करता है। आप देखो ना, उंगली के नजदीक सांस छोड़ते हुए लो, देखो गर्म लगेगा आपको। और सर, पर्यावरण के लिए आप लोगों को जागरूक भी किए हैं, और केवल जागरूक ही नहीं किए बल्कि आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से पर्यावरण के लिए आपकी कई सारी पुस्तकें भी आई, ऐसा हमने सुना है, तो आप उसके विषय में कुछ जानकारी दें। देखिए, जन जागरण के लिए साहित्य बहुत जरूरी है।
जन जागरण के लिए, और वो विषय ही पर्यावरण प्रदूषण जन जागरण का है। जन जागरण का अर्थ क्या होता है? सोए हुए को जगाना नहीं, जागे हुए को सोने मत देना। जागे हुए को सोने नहीं देना। सोने नहीं देना, कलाम साहब का वही था। सपना वो है जो सोने नहीं देता है। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ 3 महीना उनके साथ काम करने का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, पीएचडी के वक्त में उनके साथ आप काम? हम उनके साथ इसरो लैब में 3 महीना मैंने काम किया। सैटेलाइट इमेजरी की बात थी, वहाँ लेने गए थे, तो उनका सामीप का लाभ हमको मिला है। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है और बड़ी बात है। हाँ, ये सब हम भाग्यशाली हैं। पर्यावरण के लिए सर आज साहित्य? पर्यावरण के लिए मैंने जन जागरण के लिए सोचे कि सबसे आसान तरीका है साहित्य का निर्माण करना, और वे भी हिंदी में, है ना, क्योंकि हिंदी भाषी है और मेरा अंगिका जो है वो मातृभाषा है। अंगिका के बारे में भी हम बाद में आप लेंगे तो हम नई चीज बताएंगे, और लोगों से इतना कमांड है कि हम नई चीज जानते हैं। खाली एक लाइन उसके बारे में बताते हैं मित्रों। बिल्कुल बिल्कुल कि बिहार का जो शील्ड है, जगह है, ज्योग्राफी है ना, उसमें सबसे पुराना खंड भाग हमारा अंगिका है। पुराना अंगिका ही है। अंगिका ही है। अब उसका साक्ष्य है मेरे पास। साक्ष्य में क्या है? सनातनी समुद्र मंथन की बात सुने होंगे सब लोग, आप दादा नाना से, है ना, पढ़े भी होंगे। उस समुद्र मंथन का जो समुद्र है मंदार झील आज भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है बांका के पास। उसके बाद बांसुकीना नाग, वो भी मौजूद है। और जो समझिए कि बहुत से रत्न निकले उससे, 2-4 आसपास में हैं। तो समुद्र मंथन के वक्त में अंगिका रहा। महाभारत और रामायण में तो है ही है, या रामायण पहले कहिए तब महाभारत। लेकिन समुद्र मंथन में जो जगह की चर्चा हो, सबसे पुराना, इसलिए अंगिका को हम सबसे क्षेत्रीय भाषा में सबसे नंबर 1 पर हम रखते हैं। अंगिका पहले है। बहुत से लोग रुष्ट हो जाते हैं, मैथिल वाले, मगही वाले, भोजपुरी वाले, लेकिन हम कहते हैं मेरे पास प्रमाण है। आप तो हमेशा से प्रमाण के साथ ही बात करने के लिए जाने भी जाते रहे हैं। हम बिना साक्ष्य का तो हम बात करते ही नहीं है, नहीं कुछ लिखते हैं, न कुछ बोलते हैं। जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं है, मेरा मुंह बंद रहता है, मेरी उंगलियां सिमटी रहती है। पुस्तक के विषय में बताइए सर। अच्छा, पुस्तक में देखिए, हम सबसे पहली पुस्तक हमारी है ये पेड़ की चिंता। जब हम हिंदी की बात कर रहे थे, एक्चुअली समझिए कि सेवानिवृत्ति के 10 साल पहले से ही, है ना, जब हम खान एवं भूतत्व विभाग से निकल करके कुछ ऐसी प्रशासनिक परिस्थितियां जाग गई थी कि हमको अपना विभाग छोड़ करके दूसरे विभाग में जाना पड़ा। तो हम उस समय प्लानिंग बोर्ड में चले गए कि हम भविष्य के लिए प्लान तैयार करें, विकास के लिए, बिहार की विकास के लिए, है ना। तो प्लानिंग बोर्ड में हम 1987 में चले गए। वहाँ हमको समय मिलता था और उस समय का सदुपयोग हम
विकास के काम में और खास करके पर्यावरण साहित्य सृजन में लगाना शुरू किए। और हम कुछ लिखना पढ़ना भी तो बचपने ही से चलता था, है ना। अंगिका के हूँ ना, से इसमें महारत। यहीं से तुकबंदी करना और ये करना चालू था। लेकिन अब तो पूर्ण रूप से मैं लिखने के लिए बैठता हूँ व्यास गद्दी पर आसन जमा करके। तो ये किताब जब भी हम कविता वगैरह लिखते थे, बहुत लंबी कहानी है, इतना समय नहीं है, हम भेज देते थे दिल्ली, क्योंकि भारत सरकार में भी हम काम कर चुके थे, दिल्ली का भी अध्ययन था हमको, तो वो प्रकाशन विभाग में अपनी रचना भेज देते थे और जब भी भेजते थे हम छप जाते थे। और छप जाने के बाद बिहारी मित्रों से कुंठा भी देखते थे कि, और उसकी भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि अरे हम लोग इतना दिन से लिख रहे हैं, है ना, भेजते हैं, छपते नहीं है। ये महतवा जो है कुछ लिख के भेजता है, छप जाता है, क्या बात है। तो जवाब मिलता था, लोग जवाब हमारे इष्ट मित्र देते थे, वो प्रकृति का भक्त है, निष्ठा के साथ काम करता है और ईमानदारी से लिखता है जो लिखता है, इसलिए छपता है। ऐसे भी मिले हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। और हम आजकल में कुरुक्षेत्र में, योजना में और भी मैंने देश के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपते थे और छप करके काफी सामग्री हमारे पास जाम हो गई थी। हमने कुछ सोचा कि एक जिल्द बांध दिया जाए। तो ये पेड़ की चिंता हम 1952 में जब ब्राजील में सेकंड शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय मैं पारसनाथ पहाड़ क्षेत्र में काम कर रहा था सोना के लिए, और 5 जून को मैं पारसनाथ पहाड़ के ऊपर जाकर के लंच आवर में विश्राम कर रहा था। एक बैग दिमाग में आया कि वृक्ष, आज तो दुनिया के लोग जमा होकर के चिंता कर रहे होंगे, तुम अपनी चिंता बताओ हमको। तो ठहाका मारा वृक्ष कि हमारी चिंता क्या सुनोगे, अपनी चिंता करो, है ना। दूसरी पुस्तक सर? तो ये पहली पुस्तक है, इसका सेकंड सेट है। दूसरी पुस्तक हमारी जो है वो ये है बेलपत्र। ये सब डिजाइन कवर का मेरा अपना खुद है। मैं ड्राइंग भी बनाता हूँ, कार्टोग्राफी का भी डिप्लोमा किया हूँ, नक्शा वगैरह बनाने का। ये इसमें 3 पत्र हैं। बेलपत्र शिव जी का, ये पहले पत्र में गीत है, दूसरे में गजल है, तीसरे में दोहे हैं। तो एक नए ढंग से संकलन मैंने तैयार, गीत गजल दोहे। इनका नाम बेलपत्र। बेलपत्र इसलिए बेलपत्र इस नाम। उसके बाद लघु कथा से भी हमको प्रेम रहा है। पर्यावरण थीम को, कथ्य को छोटी छोटी कैप्सूल लघु कथा में भी हम लिखते रहे हैं, और ये किताब भी संकलन है, इसमें 52 लघु कथा है पर्यावरण कथ्य पर। हमारी जितनी भी रचना है बंधु एक ही कथ्य पर है, वो है पर्यावरण कथ्य। ये सबसे बड़ा विषय हो जाता है कि आदमी पर्यावरण को लेकर के इतने सारे विधा में रचना। सुनो, हरे कृष्ण, आपसे ज्यादा 100 गुना हमको होता है। आश्चर्य तो हमको होता है मित्रों, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ये कैसे लिख रहे हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं
प्रकृति का, कुदरत का स्टोनो हूँ, दोनों हैं। स्टोनो हूँ। वो लिखवाती है, मैं लिख करके आपके सामने परोसता हूँ। मात्र यही काम है मेरा, यही करता रहूंगा। आप इससे ज्यादा मत कुछ समझिए, हम कोई साहित्यकार नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे साहित्यकार से मैं मुकाबला कर सकता हूँ, ये मादा है हम में। हम साहित्य को, हिंदी साहित्य को विज्ञान की तरह पढ़ता हूँ, विज्ञान की तरह लिखता हूँ, विज्ञान की तरह समझकर समझाता हूँ। वेद पुराण को हम महाविज्ञान कहते हैं, हम उसको साहित्य कहते हैं, वेद पुराण नहीं कहते हैं। और खास करके पर्यावरण का आधार वही वेद पुराण ही हमारा है। सारी बातें पर्यावरण संबंधित। पर्यावरण का भाई एक सेंटेंस बताना चाहता हूँ, पर्यावरण का सही माने क्या है। पर्यावरण का मेरा जीवन अस्तित्व को कहते हैं, है ना। जीवन अस्तित्व हमारे कैसे बचे, इसकी चिंता है। की चिंता में आपने जो है कि कई किताबों की रचना कर डाला। कई किताब की रचना ये हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि लोगों के पास इतना समय कहाँ है जो कि हमारे साहित्य को पढ़े या समय दे। तो हमने एक जापानी विधा है हाइक्यू, 3 पंक्ति की सामग्री होती है, उसकी भी एक 500 हाइक्यू मैंने इस बोनसाई नाम के, बोनसाई का अर्थ छोटा होता है, छोटा बना देना। 500 आपने हाइक्यू लिखा। हाँ, 250 हाइकू है, 500 हाइकू है, 250 टांगे हैं इसमें। ये भी मैंने प्रयोग किया। और पर्यावरण कृत, एक ही कृत पर। बड़ी उपलब्धि है। अभी हाल में बच्चों के लिए, है ना, एक आप देखे हो, देखोगे, ये बाल सुबोधनी। हमने सोचा कि शैली में कुछ परिवर्तन किया जाए, कम खर्चीला कैसे शैली हो उसको इजाद किया जाए। क्योंकि वैज्ञानिक हूँ, इजाद करने वाला आदमी, बहुत बढ़िया से इजाद कर लिए कि हमने एक ही जिल्द में विधा के 11 खंड को, 11 विधा हिंदी साहित्य में लोग बनाए हुए हैं, है ना। 11 अध्याय इसमें हमने शामिल किया। अब बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, आनंद उठाने के लिए अलग अलग कहानी की किताब नहीं खरीदना हो, लघु कथा की किताब नहीं हो, कविता की किताब अलग नहीं हो। मैं एक ही जिल्द में 11 विधा पर रचना संकलित किया। इसका नाम बाल सुबोधनी। ये तो बड़ी बातें हो जाती है कि जहाँ जितने भी देख रहे दर्शक हैं, इनके भी परिवार में जो बच्चे होंगे, वो कविता की जो किताबें खरीदते हैं हिंदी साहित्य के लिए, और अगर वो बाल सुबोधनी, ये इन पुस्तक को अगर ये खरीद ले, मार्केट से ले ले, तो निश्चित तौर से वो सब विधा की जानकारी इसको हिंदी की हो जाएगी, हिंदी की हो जाएगी। और जो हमने दर्शकों इसमें जो है कि हमने जब इसको पढ़ा, वाकई काबिले तारीफ है। हर एक कविता, गजल और लघु कथा, कहानी पूरा पर्यावरण से जोड़ते हुए जीवन से को जोड़ रही है। हालांकि पर्यावरण ही जीवन का आधार है, लेकिन इनकी हर एक पंक्ति जो है लाजवाब है। इसको जरूर आप अगर लेना चाहेंगे तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या आप अपने आसपास के भी दुकान से खरीद सकते हैं। अफसर तो मित्रों, ये भगवत कृपा से मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। हरे कृष्ण प्रकाश के सौजन्य से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन हम जो
एक ही कथ पर, आप प्रश्न पूछेंगे, एक ही कथ पर आप इतनी सामग्री कैसे सृजित कर लिए? हम खुद हैरान है ये बात सोच के सर, हमारे चेहरे पर दिख नहीं रहे हो हैं? खुद इस चीज को अनुभव कर रहे हैं कि ये संभव कैसे हो पा रहा है। अब एक ही हमने अपने सनातनी साहित्य का आधार लिया। सनातनी साहित्य का मतलब महाभारत, रामायण, महाभारत, वेद पुराण तो अपने जगह पर है, लेकिन हर घर में महाभारत, रामायण, रामायण को हम बहुत श्रेष्ठ साहित्य समझ रहा हूँ। रामायण से हम पर्यावरण की बड़ी तुलना किए हुए हैं, है ना। परिभाषा ही पर्यावरण का मैं रामायण से किया हूँ। आप सुन लीजिए कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बना अधम शरीरा, ये जो तुलसीदास जी बोल चुके हैं, तो ये 5 तत्व से शरीर बना है। और इस 5 तत्व में अगर हम 2 तत्व वनस्पति और निरीह प्राणी जोड़ देते हैं तो 7 तत्व हो गए घटक। इसी के मेल से हमारा पर्यावरण बनता है। याद भी आसानी से आपको रह जाएगा। सही कहा। तो जब आपको 7 आइटम हो गया तो 7 कोर्स तो ऐसे ही पार कर गए। अब क्षितिज के बारे में आप लिखोगे, जल के बारे में लिखोगे, पावक के बारे में लिखोगे, समीर के बारे में लिखोगे, वनस्पति के बारे में लिखोगे, निरीह प्राणी के बारे में लिखोगे, तो आपका भवन तो बढ़ेगा ना। सही बात है। तो रास्ता, लक्ष्य हमारा एक ही है, जीवन अस्तित्व की सुरक्षा, जीवन अस्तित्व की सुरक्षा। अब वो साहित्य के माध्यम से, साहित्य जन जागरण का आधार होता है ना? वर्तमान में जितने युवा भी देख रहे हैं आपको, जो जनमानस देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आखिरी में? संदेश ये है कि प्रकृति से जुड़ो, भौतिकता ला दो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन प्रकृति से पैर मत हटाओ, उससे मुख मत मोड़ो, है ना। तरह जुड़ने की बात कर रहे हैं आप? माध्यम है पौधारोपण, सफाई, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, जितने भी अवयव हैं, अभी जो तुलसीदास की चर्चा की है, वो सबकी सुरक्षा। कि लोग तो दिखते हैं कि पौधा लगा देते हैं, बाकी अन्य चीजों में खिलाते ही नहीं है। इसलिए देखिए, हमने पूछा आपसे कि किस मैं विषयांतरित थोड़ा हो जाएंगे, बहुत बड़ा विषय में अब नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम सामान्य रूप से हम पर्यावरण के जो वर्तमान कंसेप्ट हैं उसको हम बदलना चाहते हैं। हम गलत समझ रहे हैं पर्यावरण को और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्यावरण में राजनीति कहाँ से आ गया और चौपट कर दिए हम। राजनीतिकरण हो गया पर्यावरण का, तब से नुकसान हो रहा है। ये तो निंदनीय है। अब जो कहिए, लेकिन ये तो नुकसान हो रहा है। हम तो अपने अवरोध, देखो वर्ल्ड में, विश्व में बिहारी जीवों का प्रतिरोधक क्षमता जो है वो तुलनीय है। हम लोग जो जिंदा हैं, खास करके मैं, अपने प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर, तो प्रतिरोधक क्षमता का संवर्धन जो है पौष्टिक आहार से है। और पौष्टिक आहार तो आप रहने ही नहीं देते हो। फल पकता है, उसको
जमा करने के लालच से इंजेक्ट कर देते हो। अब इससे कितनी लड़ाई लड़ी जाए। अभी तो मौसम से जूझ रहे हैं हम लोग। इस बार भी मानसून का भरोसा रहा नहीं, कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा, कब बाढ़ सुखाड़ आएगा, खाने के लाले पड़ेंगे। महंगाई इतनी बढ़ रही है, लेकिन आश्वस्त करता हूँ मेरे साहित्य सृजना नहीं रुकेगी। साहित्य सृजना नहीं रुकेगी। हमारे साथ अनमोल मैं आपको जब तक जिंदा हूँ सामग्री देता रहूंगा, लेकिन क्या मांगे आपसे। आप कहीं मत जाइए, घर की सफाई पर ध्यान दीजिए, बाहर मत साफ कीजिए, बाहर मत पौधा लगाइए, आप अपने परिसर में कीजिए। आप पर्यावरण के लिए स्वार्थी बनिए। पर्यावरण के लिए स्वार्थी बने। आप सकारात्मक स्वार्थ करेंगे। मुझे लोग पूछते हैं कि आप पौधारोपण क्यों करते हैं, हम कहेंगे मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूं। मुझे सांस लेनी है कल, मुझे सांस लेनी है इसलिए करता हूँ। इसलिए करता हूं। इससे आपको फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा, आप भी जुड़ो। तो बहुत से संस्थाओं में मैं हूं, एक सलाहकार के रूप में, संरक्षक के रूप में। लेकिन अब थोड़ा भौतिक रूप से मैं अशक्त हो रहा हूं, उलझना नहीं चाहता हूं। मैं सामूहिक पौधारोपण के खिलाफ हूं, सख्त खिलाफ हूं। आप अपने लिए पौधा लगाओ अपने परिसर में, दूसरे की चिंता छोड़ो। जिंदा रहना है आपको, आपके लिए कोई जिंदा नहीं रहेगा। मैं इस तरह की भाषा क्यों प्रयोग में ला रहा हूं, इसलिए कि वो समय आ गया है। आप ठीक रहोगे, सभी लोग ठीक रहेंगे। इसलिए मित्रों, पौधा लगाना है। आप अपने परिसर में अपने माँ के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने पूर्वजों के नाम पर लगाइए, परवरिश कीजिए, उसको पेड़ बनाइए। पेड़ आप फल देगा, छाया देगा, उसका लाभ लीजिए। बिल्कुल सर अभी अपना बहुमूल्य समय देकर ये कहना चाह रहे हैं और संदेश दे रहे हैं। खुद भी ऐसा करते हैं, आप खुद ही देख रहे हैं, हरे भरे ड्रेस में आपको नजर भी आ रहे हैं। सर का ये साफ तौर से कहना है कि सामूहिक रूप से पौधारोपण अभी समय की जो मांग है उनके तहत जो है कि वो सही नहीं है। और जो है कि अपना अपना स्वार्थ हित, मतलब कि पर्यावरण खुद के स्वार्थ हित के लिए अगर आप सही करेंगे अपने आवास परिसर में। सर जो आग्रह कर रहे हैं तमाम जनता से कि अगर अपने परिसर में आप स्वार्थ हित में ही सोच लीजिए कि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो समाज का भी हित होता है और पर्यावरण का भी। आप देख नहीं रहे हो, हम अपने परिसर में नीम का पेड़ लगाए हुए दिखा दिए हैं सभी को। दिखा दिए है ना, बहुत मेहरबानी किए हैं। ये हम दिखाए हैं। माने इस मामले में स्वार्थ बनने से कोई नुकसान नहीं है ना, सकारात्मक स्वार्थ है। साथियों, साहित्य आजकल का उद्देश्य ही होता है कि हम ऐसे ऐसे चीजों को, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आपको रूबरू कराएं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हो। तो इसलिए अन्य खबरों से तो हम आपको रूबरू कराते ही हैं, लेकिन आज जो हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जो लगातार आप इतने देर से जो सुन रहे थे, वो है मशहूर भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रहरी और पर्यावरण साहित्यकार कह लीजिए। और इतने महान, इतने बड़े साहित्यकार कि जो बड़े बड़े साहित्यकारों को भी कह लीजिए कि हिला कर रख दिए। और सबसे खास बात, जो बड़ी उपलब्धि आने वाले दिनों में ये साबित होगा कि एक ही विषय पर कई सारे पुस्तकों की रचना इन्होंने कर डाली है। हमने आपको दिखाया किस तरह से सम्मान
इनको प्राप्त हुए हैं, इनके खोज जो वैज्ञानिक के समय में। जी एक एस्पेक्ट छूट गया मित्रों को कहना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शिक्षा के प्रति भी समर्पित हूँ। बच्चों को पढ़ाने में जो मन लगता है, बड़ों को पढ़ाने में मन नहीं लगता है। मैं पर्यावरण शिक्षा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सौजन्य से पूरे देश के 35 यूनिवर्सिटी में मैंने पर्यावरण शिक्षा का सूत्रीकरण किया हूँ। अरे बाबा, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको। और कई कॉलेजों में, खास करके जब हम यूनिवर्सिटी से छुटकारा पाए, ये 2000 की बात कर रहे हैं, 1998 में मैं सेवानिवृत्त होकर के फ्री काम शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा और साहित्य पर, और एक पत्रिका हरित वसुंधरा मैं निकाल रहा हूँ, आपके पास, आपके हस्तगत होगी वो पत्रिका। एकमात्र पत्रिका है पूरे देश में पर्यावरण शिक्षा और साहित्य पर। बड़ी उपलब्धि है। और अभी भी मैं बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देता हूँ। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मुझे अनुरोध कर रहा है कि बिहारी हिंदी में, बिहारी हिंदी का नाम सुनकर के आप इठाइएगा मत, है ना। बिहारी हिंदी को हमने परिभाषित किया है पूरे देश में सबसे सरल हिंदी। मैं एक दो एग्जाम्पल, उदाहरण सुनाऊंगा जो मैंने इसको ग्रहण किया है ना। इससे सरल भाषा रामायण है, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। रामायण की भाषा सबसे सरल है। ये बिहारी हिंदी है ना? तो बिहारी हिंदी में 8वीं क्लास से लेकर एमए एमएससी के वर्ग कक्षा के लिए पर्यावरण शिक्षा पर टेक्स्ट बुक तैयार कर दीजिए हिंदी में। ये हमको अनुरोध हो रहा है। ऑफर आ रहा है, आ गया है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वो हिंदी में किताब सिलेबस, ऐसे नालंदा ओपन खुला विद्यालय में मैंने 12 साल पढ़ाया है पर्यावरण विषय को, और उसमें जो 10-12 आलेख किताब जिल्द बांधे हैं, है ना। लॉ का किताब मैंने छापा है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का हिंदी में मैंने किताब छापी है बिहारियों के लिए। बड़ी उपलब्धि। हिंदी को मैं छोड़ूंगा नहीं, हिंदी हमारे साथ है। अभी हम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए हैं। अब जाना आना कम हो रहा है, बहुत लोग हुए हैं वहाँ, है ना, लेकिन हिंदी साहित्य सम्मेलन से मेरा जुड़ा 1957 से। जब हम पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे, उसमें हॉस्टल, लास्ट विद्यार्थी थे हम, हॉस्टल नहीं मिला तो हम कदम कुआं में लॉज में रहते थे, और उसी के बगल में साहित्य सम्मेलन का कार्यालय है। बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे शख्सियत से हम आज आपको भी रूबरू करा रहे हैं, और सुनना चाहिए। सबसे खास बात क्या है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। अगर साहित्यकारों के मुख से जो बातें निकल रही है, अगर उसको आप आत्मसात करते हैं, हम आत्मसात करते हैं, तो निश्चित तौर से समाज में कई संदेश भी प्राप्त होगी। हम अगले वीडियोस में आपको दिखाएंगे डॉक्टर मेहता नागेंद्र सर का। 2 मिनट और समय चाहता हूँ, कुछ सुने नहीं लोग। हम वही बोलना चाह रहे हैं कि अगली वीडियोस में हम आपको दिखाते हैं साथियों, क्योंकि यह लंबा हम लोग का संवाद रहा। डॉक्टर मेहता नागेंद्र के मुख से ही हम सुनाएंगे इनके गजल को, इनकी कविता को, इनके दोहे को, कई सारी चीजों को हम सुनाते हैं जो अगले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।